अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सीबीएसई क्लास 12th एंसेंट इंडिया सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू आज हम देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आइए सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। थीम सेकंड, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक, 600 BC टू 600 AD, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच प्रारंभिक राज्य और उनकी अर्थव्यवस्थाएं। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान, चाणक्य। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो नंदवंश के शासक धनानंद को, गुप्त शासक चंद्रगुप्त को, शुंग शासक पुष्यमित्र को, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी को। तो इसका राइट आंसर होगा धननंद को। नंदवंश के शासक धननंद या धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किस यूनानी शासक को पराजित किया? सेल्यूकस को, मैक्सनीज को, हेरोडोट्स को, सिकंदर को। तो इसका राइट आंसर है यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये पहली बार भारतीय किसी राजा ने विदेशी शक्ति को पराजित किया, इसका भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशियों के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मौर्य शासक अशोक, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर है एक बार फिर से चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और उसके बाद संधि हुई, जिसके तहत यूनानी राजदूत मैगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखा गया। तो ये फर्स्ट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का भी यहाँ से शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल की प्रशासनिक भाषा का नाम बताइए। मौर्य काल की प्रशासनिक भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो इनमें से कौन सी भाषा मौर्य साम्राज्य की मुख्य भाषा मानी जाएगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। ज़्यादातर कामकाज इसी प्राकृत भाषा में किया गया, जैसे अशोक के अभिलेख भी हमें मोस्टली प्राकृत भाषा में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेखों की मुख्य भाषा कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। तो इसमें भी हम क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। मुख्य भाषा ऐसे यूनानी में, अरेमाइक में, ऐसे अन्य लैंग्वेज में भी अशोक के अभिलेख मिलते हैं, लेकिन मुख्य भाषा अशोक के अभिलेखों की है प्राकृत भाषा। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में मुख्य व्यापारिक मार्ग कौन सा था? तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक विस्तृत राजमार्ग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजमार्ग, मथुरा से पाटन तक राजमार्ग, अटक से कटक तक राजमार्ग। तो इसका आंसर होगा मुख्य व्यापारिक मार्ग ऑप्शन ए, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक एक विस्तृत राजमार्ग था। व्यापारी अक्सर आते जाते थे और इसी मुख्य मार्ग को बाद में हम मध्यकाल में देखते हैं शेरशाह सूरी ने जीटी रोड के नाम से डेवलप किया। तो ये मुख्य मार्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता मिली? जॉन मार्शल, कनिंगम, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता किसे मिली? तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा
1838 में उसे पढ़ने में सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 600 ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस प्रमाणिक ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में, चाणक्य के अर्थशास्त्र में, मैक्सनीज की इंडिका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। ये प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है और इसके अनुसार हमें उत्तर भारत में लगभग ये 16 महाजनपद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी मगध, पाटलिपुत्र, राजगृह, उज्जैन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। मौर्यों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? पाटलिपुत्र। इससे पहले मगध साम्राज्य के समय राजगृह भी राजधानी होती थी, बाद में पाटलिपुत्र बना ली और मौर्य जब सत्ता में आए तब भी ये पाटलिपुत्र थी इनकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कौन सा विशेष अधिकारी नियुक्त किया? युक्त, राजुका, प्रादेशिक, धम्म महामात्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है इसका धम्म महामात्र, ऑप्शन डी। ये युक्त, राजुका, ये रासों से संबंधित अधिकारी थे। राजुका जस्ट लाइक ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, प्रादेशिक ये प्रांतीय अधिकारी था और ये धम्म महामात्र अशोक ने धर्म के लिए नियुक्त किया था, जनता नैतिक नियमों का पालन करे इसके लिए। तो ये चारों के चारों ही प्रशासनिक अधिकारी अशोक द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। मौर्य प्रशासन में चारों अधिकारी अशोक द्वारा नियुक्त किए गए थे, लेकिन धर्म के लिए धम्म महामात्र है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा, कौटिल्य, मैक्सनीज, विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौटिल्य ने जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, चाणक्य सबसे वेल नोन नाम है, तो चाणक्य का ही अर्थशास्त्र में कौटिल्य नाम दिया गया है। कौटिल्य नाम से उसने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु है सामाजिक विषय वस्तु, अर्थव्यवस्था से संबंधित, राजनीति से संबंधित, धर्म से संबंधित। तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की विषय वस्तु किससे संबंधित है? ये ऑप्शन सी सही होगा इसका, राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र जैसा नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई इकोनॉमिक्स का ग्रंथ है, ये निहायत ही राजनीतिक ग्रंथ है, प्योर पॉलिटिकल ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? चाणक्य, मैक्सनीज, सेल्यूकस, हेरोडोट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। इंडिका ये मैक्सनीज ने लिखा। मैक्सनीज कौन था? पहले हमने बात की, यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो चाणक्य इसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुस्मृति ग्रंथ है मनु द्वारा लिखित ग्रंथ 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बीच। मनु द्वारा लिखित धर्म ग्रंथ 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। मनु द्वारा लिखित विधि ग्रंथ 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। याज्ञवल्क्य द्वारा लिखित ग्रंथ 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच का। तो मनुस्मृति को हम क्या कहेंगे? मनु द्वारा लिखित है और टाइम पीरियड भी इसका 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक का। और यहाँ धर्म ग्रंथ है, यहाँ विधि ग्रंथ है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये एक विधि ग्रंथ है, यानी इसमें सामाजिक नियमावली, सामाजिक संहिता, इनका उल्लेख किया गया है। समाज में संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार का अधिकार किस प्रकार होगा, विवाह, इससे संबंधित सामाजिक नियम इसमें दिए गए हैं। तो एक विधि शास्त्र जो 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनु द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में प्राप्त होते हैं? तो प्राकृत में, यूनानी में भी हैं, अरेमाइक में भी हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। प्राकृत में भी हैं, यूनानी में भी और
अरेमाइक में भी। यहाँ ये देखना है हमें, ये 3 भाषाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में। और प्राकृत भाषा में लिपि हमें 2 मिलती हैं, एक तो ब्राह्मी और एक खरोष्टी। यानी प्राकृत भाषा है, इसमें 2 लिपियाँ हैं, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्टी। यानी ये 2 लिपियाँ हमें इसमें मिलती हैं, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्टी लिपि। तो प्राकृत भाषा एक है, लिपि इसकी 2 हैं, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी। और यूनानी भाषा भी है, यूनानी लिपि भी है, और अरेमाइक इटसेल्फ एज ए लैंग्वेज, एज ए स्क्रिप्ट, दोनों ये। तो यूनानी भाषा में भी लिखा जाता है और अरेमाइक लिपि में। और ये प्राकृत की ये 2 लिपियाँ हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राजकीय चिन्ह 4 सिंह की आकृति अशोक के कौन से स्तंभ अभिलेख से ली गई है? सारनाथ स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख और टोपरा मेरठ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है सारनाथ स्तंभ अभिलेख। यानी अशोक के सारनाथ अभिलेख से राजकीय चिन्ह 4 शेर वाला, जो हमारे भारत सरकार का राजकीय सिंबल है, वो लिया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में किस प्रकार के मृद बाण पाए जाते थे? मौर्य काल में किस प्रकार के मृद बाण पाए जाते थे? मृद बाण मतलब पोट्रीज। तो लाल मृद बाण, रेड वेयर, काले मृद बाण, ब्लैक वेयर, लाल एवं चित्रित मृद बाण, रेड पेंटेड वेयर, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य काल में उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र पाए जाते थे, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हमें ध्यान रखना है, मिट्टी के बर्तन प्राचीन काल से ही बनाए जाते रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं लाल मृद बाण, ये रेड वेयर मिलते हैं किसमें? ये हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और ये लाल एवं चित्रित मृद बाण, रेड पेंटेड वेयर, ये हमें वैदिक संस्कृति में देखने को मिलता है। वैदिक संस्कृति के मिट्टी के बर्तन रेड पेंटेड वेयर थे। और मौर्य काल तक आते आते हमें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, मतलब काले रंग के मिट्टी के पात्र बनाए जाते थे, जिन पे काली चमकदार पॉलिश की जाती थी। तो ये उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये मौर्य काल की एक बर्तन बनाने की यूनिक करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में पाई जाने वाली श्रेणी से क्या अभिप्राय है? श्रेणी, गिल्ड, समाज में पाए जाने वाला एक वर्ग, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ, एक धार्मिक समूह के लोग, समाज का सबसे निम्न वर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादकों और व्यापारियों के संघ। यानी श्रेणी जो है, गिल्ड, ये क्या है? विभिन्न व्यवसाय करने वालों के समूह थे। विभिन्न व्यवसाय करने वाले समूह अपने आप को एक श्रेणियों के रूप में संगठित करते थे, एक प्रकार से यूनियन, व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए। तो ये उत्पादकों और व्यापारियों के संघ थे। तो श्रेणी मतलब कोई समाज में पाए जाने वाले श्रेणी, क्लास, सोसाइटी की क्लास से नहीं है। श्रेणी मतलब गिल्ड। तो विभिन्न व्यवसायियों के ये संगठन होते थे, उत्पादकों के, व्यापारियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ भारत में सर्वप्रथम सिक्के किन शासकों ने जारी किए? कुषाण शासक, मौर्य शासक, गुप्त शासक, और नेक्स्ट इसमें है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, यानी शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ किन शासकों ने सिक्के जारी किए थे? तो इसमें कुषाण शासक, मौर्य शासक, गुप्त शासक, हिंद यूनानी शासक, यानी इंडो ग्रीक शासक। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने 200 ईसा पूर्व के आसपास इनका राज्य था, तो इन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए, नाम के राजाओं के साथ सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक प्राचीन भारतीय सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के, यानी पंचमार्क कॉइन, डाले हुए सिक्के, मोल्डेड कॉइन, सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी, धातु सिक्के, यानी मेटलिक कॉइन। तो प्राचीन भारतीय सिक्कों को नाम दिया जाता है आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन,
यानी ये डाले नहीं जाते थे, ये क्या थे, पंच करके बनाए जाते थे, ठोक पीट के ऐसे बनाते थे। तो ये गोल भी नहीं होते थे, शेप थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बिगड़ा हुआ आकार। तो ये पंच करके, जिससे कि पंच करते हैं उसकी इमेज भी उनके ऊपर उभर आती थी। तो ये पंच मार्क कॉइन कहलाते हैं। आहत सिक्के, प्राचीन भारतीय सिक्कों को क्या कहा जाता है, पंच मार्क कॉइन, आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों द्वारा चलाए गए? सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन, किन शासकों द्वारा चलाए गए? मौर्य शासक, कुषाण शासक, गुप्त शासक, सातवाहन शासक। तो सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में चलाए कुषाण शासकों ने। फर्स्ट सेंचुरी एडी में कुषाणों ने सत्ता स्थापित की और उन्होंने ही सबसे पहले भारत में गोल्ड कॉइन जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए उपाधि देवानामपीय का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है, यानी क्या उपाधि है, देवानामपीय, देखने में सुंदर, देवताओं का प्रिय, देवताओं की तरह सुंदर, देवताओं की तरह प्रिय। तो देवानामप्रिय पीय, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी देवानामप्रिय। अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं मिलता, बल्कि उनकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है, देवानामप्रिय। इसके अलावा एक और प्रियदर्शी एक उपाधि और मिलती है, प्रियदर्शी। यानी अशोक के अभिलेखों में अशोक का नाम कहीं भी नहीं आता है, उनकी इन उपाधियों का कि ये अभिलेख किसका है, देवानामप्रिय का या प्रियदर्शी का, ऐसे उनके लिए टाइटल यूज़ किए गए हैं। तो देवानामप्रिय जिसका मतलब है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी मतलब देखने में सुंदर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य प्रशासन में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को कहा जाता था तीर्थंकर, तीर्थयात्री, उपरोक्त सभी। तो मौर्य प्रशासन में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी क्या कहलाते थे, तीर्थ। ठीक है, याद रखना है तीर्थ, या इनका एक नाम और है अमात्य भी इनको कहा जाता था, तीर्थ या अमात्य मौर्य प्रशासन में। और ऐसे 18 तीर्थ या अमात्यों का उल्लेख चाणक्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में करता है। अर्थशास्त्र में पूरे राजा के अधिकार, राजा के प्रशासन के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दी गई है। तो ऐसे 18 तीर्थ या अमात्यों का उल्लेख चाणक्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में करता है। ठीक है, तो याद रखना है प्रशासनिक अधिकारी तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के पिता का नाम था बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, शिशुनाग। तो अशोक के पिता का नाम क्या है, बिंदुसार। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ ये कंफ्यूज हो जाते हैं हम, बिंबिसार और बिंदुसार एक जैसे लग रहे हैं। तो ये बिंबिसार ये क्या था, ये तो मगध का संस्थापक माना जाता है। मगध साम्राज्य जो स्थापित किया था, मगध का संस्थापक वो बिंबिसार था। ये मगध का संस्थापक हर्यक डायनेस्टी का था, हर्यक वंश का। और ये बिंदुसार ये अशोक का पिता था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में प्रचलित चांदी का सिक्का कहलाता था टक्का, कासारपण, अमात्य, असरफी। तो मौर्य काल में प्रचलित चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, ऑप्शन बी कासारपण, या इसको पण भी कहते थे, यानी इसको एक नाम और पण भी मिलता है या कासारपण। तो ये मौर्य काल में चांदी का सिक्का कासारपण या पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 3 प्रांत, 4 प्रांत, 5 प्रांत, 6 प्रांत। तो मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 5 प्रांत। मौर्यों ने अपने साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए, सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए 5 प्रांतों में बांट रखा था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य राज्य, प्राच्य राज्य और एक कलिंग। कलिंग ये 5वां राज्य अशोक ने जीता। तो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। अशोक ने कलिंग का युद्ध करके कलिंग को भी जीत लिया, तो वो 5वां प्रांत भी उनके साम्राज्य में शामिल हो गया।
तो ये याद रखना है, 5 प्रांतों में विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ का नाम बताइए। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही राजनीतिक रूप से किए जाने वाले यज्ञ थे, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य प्रशासन में समिति प्रणाली का वर्णन कौन करता है? समिति प्रणाली का वर्णन, तो समिति प्रणाली का वर्णन कौन कर रहा है? मेगस्थनीज, चाणक्य, विशाखदत्त, शूद्रक। तो ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज अपने ग्रंथ इंडिका में मौर्य प्रशासन में सैनिक प्रशासन की बात हो चाहे नगर प्रशासन की, दोनों ही जगह वो 6 समितियों द्वारा गवर्न होना बताता है। तो समितियों का उल्लेख कौन करता है? मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन इतिहास को जानने का स्रोत है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के इंडिका, अशोक के अभिलेख, उपरोक्त सभी। तो ये भी राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें जानकारी मिलती है, मेगस्थनीज की इंडिका भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देती है, और अशोक के अभिलेख भी हमें डिटेल से खूब महत्वपूर्ण जानकारियाँ मौर्य प्रशासन की, अशोक के बारे में, अशोक के द्वारा किए गए प्रशासनिक परिवर्तन, उसके बौद्ध धर्म, तो पूरी जानकारियाँ हमें इन सबसे मिलती हैं, ये जानने के सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मौर्य साम्राज्य के प्रमुख 4 प्रांतीय केंद्रों में शामिल नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, सांची। तो इनमें से, यानी ये इनके प्रांतीय राज्यों की राजधानियां हैं, तो ये कौन सी शामिल नहीं है? तो इसमें सांची नहीं थी। सांची यानी तक्षशिला है, ये थी। उत्तरापथ जो राज्य था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। उज्जैनी ये भी थी, इनका जो मध्य राज्य था उज्जैनी या उज्जैन जो है वर्तमान, ये उसकी राजधानी थी। सुवर्णगिरी ये दक्षिणापथ जो राज्य था उसकी राजधानी थी। और इसके अलावा एक चौथा प्राच्य राज्य जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और एक 5वां जो कलिंग अशोक ने जीता था उसकी राजधानी तोसली थी। तो ये 5 इनके प्रांत और 5 प्रांतों की इनकी राजधानियाँ जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेंटर थे। तो सांची इनमें नहीं था। ठीक है, याद रखना है।